कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए बेटा, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब तक जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं सीटेट के सारे फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के पेपर जो हैं आपके वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और भी आपका वहाँ पे बेनिफिट है, जैसे कि नोट्स है, पीडीएफ है, ई बुक हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसा, भाषा की बुद्धि नहीं है, भावनात्मक बुद्धि नहीं है, संगीत बुद्धि नहीं है, या स्थानीय बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो हार्वर्ड गार्डनर ने लगभग किसी में 8-7 इस तरीके से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक होती है दृश्य स्थानिक बुद्धि। क्या होती है? स्थानिक बुद्धि। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाती है भाषाई बुद्धि। ठीक है, उसके बाद तार्किक। ठीक है, उसके बाद आ जाती है शारीरिक। उसके बाद आ जाती है आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। उसके बाद आ जाती है आपकी संगीतात्मक बुद्धि, या संगीतीय भी बोल सकते हैं इसे। सातवीं आ जाती है अंतःवैयक्तिक। और आठवीं आ जाती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। ये इस तरीके की आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धियों का सिद्धांत दिया है, और जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन सबको हम क्या बोलते हैं? बहु बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि स्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है। देखो, जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं उनको स्थान के लिए स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो नाक की जगह को कान और कान की जगह पे नाक नहीं लगाते हैं ना, तो उनके लिए स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। भाषाई बुद्धि बेटा कवि वगैरह में पाई जाती है, ये मूर्तिकार वगैरह में पाई जाती है, जिनके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है। भाषाई बुद्धि बेटा किस में पाई जाती है? ये बुद्धि कवियों में पाई जाती है ना, कवि वगैरह भाषा। तार्किक बुद्धि किस में पाई जाती है? तार्किक बुद्धि बेटा पाई जाती है जैसे कि कोई गणित में महारत हासिल कर रहा है, उस तरीके से। शारीरिक बुद्धि से मतलब है, यानी कि जैसे कि एथलीट हो गए, रेसर हो गए। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, इसमें थोड़ी परेशानी होती है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है दूसरों के दृष्टिकोणों को समझना, विचार वगैरह को समझना दूसरों के। ठीक है, और संगीत का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपके सिंगर वगैरह होते हैं। अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है अपने दृष्टिकोणों को समझना, अपने विचारों वगैरह को समझना। प्राकृतिक बुद्धि किस में पाई जाती है? जैसे कि ये लोग, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी प्राकृतिक बुद्धि। देखो, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राकृतिक बुद्धि किस में पाई जाती है। ठीक है बेटा, फिलहाल हम अपने उत्तर की ओर चलते हैं। तो कौन सी बुद्धि नहीं होगी बेटा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला, भावनात्मक बुद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखो कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया। मैंने इसको तरीका बताया था आप लोगों को करने का, कैसे करना है। कुछ देर के लिए आप इसे भूल जाइए कि ये कथन और आपका क्या है, कारण है। अभी आप ऐसे पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल एनईपी कहती है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। कहता है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। यानी कि दोनों ऑप्शन ठीक हैं, तो ये वाले ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब मैंने बताया कि यदि ऑप्शन कट जाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्योंकि शब्द लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? क्योंकि। अब हम
कथन और कारण को पढ़ लेते हैं। अगर क्योंकि के बाद ये उसका उत्तर देता है कारण, तो ये इसका कारण होगा, नहीं देता है तो ये कारण नहीं होगा। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनका मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणा को तेजी से सीखने व समझते हैं। तो उत्तर मिल गया। जब उत्तर मिल गया तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, कहता है विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देकर। जब आप बढ़ावा देंगे तो निपटेंगे कैसे, है ना। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दें। बिल्कुल चुनौती देंगे तभी तो हम हटा पाएंगे रूढ़िवादी जेंडर वाइज को। हो सकता है विद्यार्थियों को एक समान जेंडर वाले आधारित समूह बनाना, ये तो बिल्कुल उसको समानता दे रहा है कि भैया लड़की अलग कर दो, लड़के अलग कर दो, लड़कियां ये नहीं करेंगी, लड़के वो करेंगे, है ना। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रधानता देनी चाहिए। नहीं बेटा, केवल सुविधा वंचित समूह को, मैंने बताया था टैग वर्ड आपको बताए थे ना, केवल हो गया, सिर्फ हो गया, है ना। इसी से देखो 2 ऑप्शन आपके कट गए साफ साफ। कहता है कि प्रबल समूह की संस्कृति प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करना चाहिए। ये तो और ही गलत हो गया। अब मुझे आंसर ही नहीं पता था इसका, फिर भी मुझे आंसर अपने आप से पता चल गया। देखो पता चल गया ना, तो आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए बेटा। कहता है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बेटा सही है, जब भी बहुसांस्कृतिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा अनदेखा नहीं करना है, उनका क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन आज सतत मूल्यांकन, आज नहीं होगा, असतत मूल्यांकन होगा यहाँ पे, असतत या योगात्मक मूल्यांकन। बेटा देखो, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, देखो जो टैग वर्ड है ना आपका, वो मैंने आपको बता दिया के दौरान किया जाता है। देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि के दौरान किया जा रहा है, के दौरान। और मैंने बताया था के दौरान, के पूर्व, के पूर्व बताया था ना। किसके लिए आता है, अधिगम के लिए आकलन। और अधिगम का आकलन का मतलब क्या बताया था, के बाद। पिछली वीडियो अगर मेरी नहीं देखी है आप लोगों ने तो जाकर प्लेलिस्ट में से सारी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया था अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या होता है, जब के लिए लगा होगा तो के पूर्व या के दौरान हमें ढूंढना है, यानी कि शिक्षण से पहले या शिक्षण के दौरान। अधिगम का मतलब होता है के बाद आकलन करना, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद, पढ़ाने उड़ाने के बाद आकलन करना। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद इनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। करना किस प्रकार की कक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, एकीकृत, समावेशी, अप्रगतिशील या विशेष शिक्षा। सभी विद्यार्थियों को, देखो अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में विभिन्नता होने के बावजूद भी, यानी कि उनमें विभिन्नता है फिर भी हम उनको एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी कि समान शिक्षा सभी को, यानी कि समावेशी शिक्षा, है ना। 17 कहता है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं बच्चे, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। कहता है उन्हें अत्यधिक लिखित कार्य देंगे, उनके संदर्भ, देखो लिखित कार्य नहीं देना है ज़्यादा बच्चों को, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। हो सकता है पॉजिटिव है। ठीक है, उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं। देखो अलग से किसी भी बच्चों को नहीं बिठाना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा। अभी मैं पढ़ा कर आया हूँ। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा ही नहीं करना है बेटा, उन्हें अनदेखा करोगे तो समावेशी शिक्षा का हनन हो जाएगा, एनसीईआरटी भी मना करता है। तो बेटा क्या करना है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करे तथा उन्हें कक्षा के चर्चा में क्या करे, शामिल करे। ऐसा करने से बेटा क्या होगा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा और आत्मविश्वास का संचार पैदा होगा और साथ ही सामाजिक न्याय का विकास भी क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के
संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पठन वैफल्य ये पढ़ने से संबंधित होता है आपका, जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। गुणज वैफल्य ये गणित से संबंधित विकार होता है, जिसे हम डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यानी कि हाथ और आँख की बात कर रहा है, यानी कि गति की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गति समन्वय वैफल्य। ऐसी अधिगम आवश्यकता है बेटा जो किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आँख सामंजस्य की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करती है। ये अधिगम आवश्यकता भाषा की अभिव्यक्ति, लेखन अभिक्षमता एवं सूक्ष्म शारीरिक कौशलों आदि को क्या करती है बेटा, प्रभावित करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि स्वालीनता, जिसे हम ऑटिज्म बोलते हैं, ठीक है, स्वालीनता को क्या बोलते हैं, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना रहती है। कहता है संप्रेषण में कठिनाई होती है, सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा होती है, बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर होता है, या उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्वालीनता बेटा जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, जो जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण में कठिनाई की संभावना होती है। क्या कि संप्रेषण में कठिनाई की संभावना होती है। स्वालीनता मस्तिष्क संबंधित विकार होता है। कैसा विकार होता है, मस्तिष्क संबंधित विकार होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। जिन बच्चों में यह मानसिक विकास होता है उनमें बाल्यावस्था से ही स्पष्ट लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कौन सी अवस्था से पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सी अवस्था से, तो बाल्यावस्था से। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये कैसा विकार होता है, ये मस्तिष्क संबंधित विकार होता है। ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है आपका। ठीक है, कहता है जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है। बिल्कुल। अभिसारी चिंतन, देखो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर अभिसारी होगा तो बंधनता वाला होगा, और बंधनता वाला होगा तो एक ही तरीके से सोच सकता है, तो सृजनात्मक तो नहीं हो सकता है ना। स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी ठीक है आपका ऑप्शन, लेकिन उत्तर नहीं होगा आपका। ठीक है। नवाचारी अनूठे विचार, ये भी ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा, डी बी वाला होगा आपका। ठीक है। अगर यहाँ पे अपसारी होता, अपसारी चिंतन होता तो मैं हो सकता था इसका टिक कर देता। फिलहाल ये उत्तर नहीं है हमारा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।